हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 558। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा जो सोंगर थी वो एकदम से रुक जाती है और उसको कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा ही डेंजर महसूस हुआ था। और फिर जूफेन उसको देखने के बाद वो अपने आसपास देखने लगता है। और फिर जूफेन आसपास देखने के बाद कहता है शायद सोंगर की तबीयत खराब है और जब हम लोग वापस जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। और इसीलिए उन लोगों ने डबल ड्रैगन मैनर को छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगते हैं। और वो सभी लोग इस बात से बेखबर थे कि जो सोंगर का दिल है वो आने वाले फ्यूचर को बताता है और ये उनके लिए एक संकेत था। और तभी एक धमाका होता है और हमें एक फॉरेस्ट की तरफ दिखाया जाता है। फॉरेस्ट में एक काई से ढकी हुई चट्टान टुकड़ों में बिखर जाती है टूटकर। और फिर हमें उसी फॉरेस्ट में दो फिगर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और वो लोग एक डार्क ह्यूमिड केव के सामने खड़े थे और उसे ही देखकर वो लोग हंस रहे थे। और तभी हमें एक प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट को दिखाया जाता है। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और दूसरे की तरफ देखते हुए कहता है सेकंड प्रिंस, आखिरकार हमने यून क्लैन के एंसेस्टर के घर को फाइंड कर लिया। और फिर जो वो सेकंड प्रिंस होता है वो भी मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है और कहता है आखिरकार हमने इन बहुत सारे सालों के बाद इस शापित प्लेस को हमने ढूंढ ही लिया। और फिर वो कहता है बड़े भाई, जब मैं यून क्लैन के एंसेस्ट्रल होम का सीक्रेट फाइंड कर लूंगा तो तब मैं वेस्टर्न लैंड में बेस्ट को ढूंढूंगा और फिर मैं उस लैंड को रिटर्न कर दूंगा यूवन क्लैन को और मैं तुम्हारा बदला लूंगा। और फिर कहता है तुम ओल्ड थर्ड डिसऑनरेबल पिग, जो तुम्हारे दिन है वो खत्म होने वाले हैं। और ये कहकर वो हंसने लगता है। इस टाइम पर वो ऐसे हंस रहा था मानो कि वो पागल हो चुका हो और उसकी आंखें पूरी हेट्रेड से भरी हुई थी। और फिर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है क्राउन प्रिंस ने जो झूठ बोला उससे सेकंड प्रिंस ने हमें इंस्ट्रक्ट करने की बजाय बदला लेने की कोशिश की। वो वाकई में बुद्धिमान है और केवल हेट्रेड ही रिवेंज लेने के लिए दूसरे को मजबूर कर सकती है। और जो ये आदमी थे ये क्राउन प्रिंस के आदमी थे और उनका इंपीरियल फैमिली या फिर यूवन गॉन्ग से कोई भी झगड़ा नहीं था। और क्राउन प्रिंस की मौत के बाद उनके सभी वफादार लोगों की पूरे देश में तलाश थी। सभी लोग उन्हें ढूंढ रहे थे और इतने सालों तक चूहों की तरह भागते दौड़ते उनमें लड़ाई की भावना खत्म हो चुकी थी। और जो इनके पीछे के कुछ साल थे वो बहुत ज्यादा कड़वे बीते थे और इनके जितने भी साथी थे वो एक एक करके सब चले गए और इन्हें अकेला छोड़ गए। फिर भी उन्हें भी कुछ खतरों का सामना करने के कारण जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ा। और फिर तभी जो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी होता है वो कहता है योर हाइनेस, मैं आगे चलकर स्काउट करूंगा और आप मेरे पीछे रहना और केयरफुल रहना। और फिर जो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता है थैंक यू ही यिंग। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कई सालों की मेहनत के बाद दूसरे राजकुमार ने आखिरकार एक इंपीरियल प्रिंस के रूप में अपना ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ दिया था और आखिरकार फाइनली उसने बुद्धिमान लोगों के सामने अपनी रिस्पेक्ट दिखाई। और उस ब्लैक कपड़े वाले आदमी को ये बात छू गई और वो कहता है योर हाइनेस, आप बहुत ज्यादा ही काइंड हो और ये मेरी ड्यूटी है। और फिर जो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता है तुम बहुत ज्यादा ही हम्बल हो हाई यिंग, और बिना तुम्हारे मैं कभी भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। और इस पूरी जर्नी में साथ रहने की वजह से तुम्हारे मैं यून क्लैन के एंसेस्टर के घर को ढूंढ पाया हूँ। और हम बहुत सारे खतरों से गुजरे हैं और कितनी बार तो हम रास्ता भूले हैं उसकी गिनती भी मैं नहीं कर सकता। और हम लोग बार बार फंस भी चुके हैं और एंड में कितने सारे लोग मर गए और आखिरकार अब कौन ही बचा है और अब मैं अकेला हूँ और तुम ही मेरे जीवन और मृत्यु में शामिल होने वाले आखिरी व्यक्ति हो, मेरे एकमात्र साथी हो और अब से तुम मेरे भाई हो। और जो दूसरा आदमी होता है उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जो ये सेकंड प्रिंस होगा वो कभी भी ऐसी बात भी कर सकता है। और इस टाइम पर सेकंड प्रिंस की जो ये बात थी वो उसके कोर तक छू चुकी थी। और इस टाइम पर जो ये आदमी था वो कुछ सेकंड प्रिंस को बताना चाहता था बट ये एक ऐसी बात थी जिसे वो क्राउन प्रिंस को बता नहीं सकता था। और इस टाइम पर जो ये आदमी था ब्लैक कपड़ों में वो बहुत ज्यादा उलझन में था और वो कहता है योर हाइनेस, दरअसल। और इस टाइम पर वो कुछ कहना चाहता था पर तभी जो उसकी आईब्रोज होती है वो ऊपर हो जाती है। और इस टाइम पर वह थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से उसका जो पैर होता है वो किसी चीज के ऊपर चला जाता है और वैसे ही वो गिर जाता है। और वैसे ही एक आवाज आती है प्लॉप और उस डार्कनेस में जो हाई यिंग था वो गायब हो चुका था, वैनिश हो चुका था। और ये देखकर जो सेकंड प्रिंस होता है वो चिल्लाते हुए कहता है हाई यिंग। और उसके बाद जो सेकंड प्रिंस होता है वो भी नीचे गिर जाता है और उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और एक डार्क होल उसे पूरी तरीके से निगल रहा था। और तभी उस अंधेरे में दो तीखी चीखें सुनाई देती हैं और उन दो चीखों ने उस पूरे काले अंधेरे को चीर दिया, लेकिन केवल उनके अपने कान ही सिर्फ उन्हें सुन रहे थे। और तभी सेकंड प्रिंस और
हाइयन दोनों ही आगे की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें एंडलेस डार्कनेस के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। और फिर तभी सेकंड प्रिंस कहता है, हाई यिंग, क्या तुम उड़कर बाहर जा सकते हो? और फिर तभी वो कहता है, नहीं, ये गुफा अलग है, मुझ जैसे प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट को उड़ने से रोक रही है। फिर भी हम नीचे जा रहे हैं, और हम नीचे आखिरकार कब पहुंचेंगे? और जब हम लोग ग्राउंड से हिट होंगे तो इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से हम लोग खत्म हो जाएंगे, और तब मेरा जीवन हेवंस में वापस चला जाएगा। और ये सेकंड प्रिंस बोल रहा था, और उसने अभी तक बदला नहीं लिया था, और वो ऐसे कैसे मर सकता है? हालांकि ये अपना बदला पूरा किए बिना ही मर जाएंगे, लेकिन अपने आदर्श के लिए मरना एक बेहतर कदम है। और इस टाइम पर वो प्रिंस को कुछ बताना चाहता था, बट वैसे ही वो रुक जाता है। अगर वो उसे सच्चाई बता देता, और उस सच को बताने का मतलब ये था कि वो इन सालों से एक मरे हुए प्रिंस का सिर्फ एक मोहरा था, और अगर ये बात उसे बता देता है सेकंड प्रिंस को, तो ये बात उसके लिए और भी ज्यादा विनाशकारी होगा। और इस टाइम पर वो सोचता है कि उसे शांति से जाने देना ये बेहतर होगा। और वो पहले से ही पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा ही क्रोधित हो चुका था। और फिर तभी हाई यिंग कहता है, योर हाइनेस, आपने इन कुछ सालों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, और जो योर हाइनेस और क्राउन प्रिंस है वो आपकी डिवोशन को जानते हैं, और अब वो लोग अंडरवर्ल्ड में आराम कर रहे होंगे। और तभी प्रिंस कहता है, आखिरकार वो कैसे आराम कर सकते हैं? जो हमारा नेशन था अब वो नेशन नहीं रहा। यूवेंस क्लैन की जो लैंड है वो अब किसी और के हाथों में है, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और जो इम्पीरियल फादर और जो बिग ब्रदर है वो लोग कभी भी ये जानते हुए रेस्ट नहीं करेंगे। और ये कहकर जो सेकंड प्रिंस होता है वो रोने लगता है, और कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, जिससे कि मैं अपने पूर्वजों की जमीन को भी नहीं पा सकता। और मैं वो हूँ जो इम्पीरियल फादर और बिग ब्रदर का गहरा प्यार पाने में असफल रहा है। और इस टाइम पर जो सेकंड प्रिंस था वो बहुत ज्यादा ही रो रहा था, जिससे कि जो हाई यिंग था वो भी अपना सिर हिलाने लगा, और क्योंकि वो अपने विनाश का इंतजार कर रहा था। और तभी उन दोनों के ही कानों में एक आवाज सुनाई देती है, और उन दोनों के नीचे गिरने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। और फिर वो लोग उस घने से अंधेरे में एक जगह पर रुक जाते हैं, और उसी अंधेरे में तैरने लगते हैं। और ये देखकर दोनों ही दंग रह गए और चारों ओर देखने लगे। और फिर तभी कोई कहता है, मैं 10 एंशिएंट एम्परर्स में से एक हूँ, एम्परर यून्स रेमिनेंट, और उनके ही द्वारा भेजा गया हूँ अपने क्लैन को गार्ड करने के लिए। और क्या तुम मेरे क्लैन के बच्चे हो जो यहाँ पर अपना सम्मान प्रकट करने आए हैं? और ये आवाज बहुत ज्यादा ही लाउड थी, जिससे कि उनके जो कान थे वो इस आवाज को सुनकर तंग रह गए थे, और उनके पास कान के पर्दे फटने ही वाले थे। और फिर तभी उनके सामने एक 100 मीटर्स की एक इमेज अपीयर होती है। वो एक बूढ़े इमॉर्टल की तरह दिख रहा था, जिसके पास पावर और विजडम दोनों ही थी, और उसके सिल्वरी हेयर थे, सफेद दाढ़ी थी, और डीप एंड प्रोफाउंड ऑरा था। और जब वो दोनों उसको देखते हैं तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और वो लोग कहते हैं, ये कौन है? और वो इस वर्ल्ड में चलने वाले गॉड की तरह लग रहा था, जो अपनी हथेली में सब कुछ रखता हो, और ये एक इंसान नहीं हो सकता, वो लोग कहते हैं। और जू फैन को छोड़कर उन्होंने कभी भी इस कॉन्टिनेंट में इतना अद्भुत किसी को भी नहीं देखा। और यहाँ तक कि जो डेंकिंग सन था वो भी इस आदमी के सामने नहीं टिक सकता था। और यून क्लैन के होम में एक ऐसा भी एक्सपर्ट छुपा हुआ है। और सेकंड प्रिंस कहता है, मुझे तो ये देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। और फिर तभी जो एम्परर यून होते हैं वो कहते हैं, अगर तुम लोग मेरे डिसेंडेंट्स हो तो तुम लोग किसी भी कठिनाई से बचने के लिए मेरे पास आ सकते हो, और अगर नहीं हो तो तुम लोग भी हमेशा यहीं पर दफन हो जाओगे। और फिर वो लोग कहते हैं, क्या सिर्फ यून क्लैन के ही लोग आ सकते हैं? और अगर यहाँ से जिंदा बच के जाना है तो वो लोग सिर्फ यून क्लैन के ही होने चाहिए। और फिर तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता है, एंसेस्टर, मैं हूँ यून क्लैन से, मेरा नाम है यून योंग। और फिर तभी जो ही यिंग होता है वो भी कहता है, एंसेस्टर, मैं भी यून क्लैन से हूँ, मेरा नाम है यून जिंग। और फिर तभी जो एम्परर यून होते हैं वो उनको मॉक करते हुए कहते हैं, तुम लोगों के बताने से कुछ भी नहीं होने वाला, मैं खुद जज करूंगा कि तुम यून क्लैन से हो या नहीं हो। और तभी जो एम्परर यून की जो आंखें होती हैं वो चमकने लगती हैं, और वो उन दोनों लड़कों को स्कैन कर लेते हैं। और फिर उन दोनों को स्कैन करने के बाद उनसे कहते हैं, आखिरकार तुम लोग क्या सोचते हो? तुम तो एक नॉर्मल इंसान हो, और तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग प्रिटेंड करोगा यून क्लैन के होने का तो मैं मान जाऊंगा, तुम कॉमन फूल्स। और अब तुम लोगों को मरना होगा यून क्लैन के फॉरबिडन ग्राउंड पर आने के लिए। और फिर उनके ऊपर जो लाइट्स होते हैं गिरने लगती है, और तभी जो वो दोनों होते हैं वो डर के मारे घबरा जाते हैं। और फिर तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता है, रुको, हम लोग सिर्फ यून क्लैन के एवरेज क्लास मेंस हैं, और यून क्लैन के सिर्फ हेड ही इन आंखों को अवेकन कर सकते हैं। और फिर तभी एम्परर यून कहते हैं, जो मेरा ब्लड है वो अलाउ करता है मेरे क्लैन के हर एक आदमी की अवेकनिंग
ट्रेनिंग करने के लिए और वही मेरे सक्सेसर्स हैं। और इसके बावजूद क्या तुम्हें नहीं पता सिर्फ यहाँ पर क्लैन के हेड ही आ सकते हैं? और इसके बावजूद भी तुम लोग यहाँ पर आए हो सिर्फ और सिर्फ अपने डेथ से मिलने के लिए। और फिर ये कहने के बाद फिर से एम्परर जो युन होते हैं वे उनके ऊपर लाइट से अटैक करने वाले होते हैं और उनकी तरफ जो वो अटैक था वो जाने लगा। और फिर तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो अपने दांतों को पिसते हुए कहता है, और इस टाइम पर उसने युन जुवानजी की आंखों को भी निकाल लिया था और उनसे कहता है हम क्लैन के लीडर के अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये हमारा प्रूफ है। और ये देखने के बाद जो एम्परर युन होता है वो भी अपना अटैक्स को रोक लेता है और उन्हें वैनिश कर देता है। और इस टाइम पर जो हाई येंग था वो अपनी आंखें बंद कर बस वो कांप रहा था और सेकंड प्रिंस के भी हाथ इस समय कांप रहे थे। वो लोग बस दुनिया से मिटने का अपना इंतजार कर रहे थे, पर अभी भी उनके पास उनकी मृत्यु नहीं आई थी। और जब एम्परर युन उन आंखों को देखता है तो वो कहता है, ये तो मेरे क्लैन की मिस्टिकल आइस हैं और वैसे भी तुम इन्हें सबूत के तौर पर दिखा रहे हो और इसीलिए मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट पे ही एग्री हो सकता हूँ। और जब वो लोग ये सुनते हैं तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। और फिर जो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता है, जब हमारे पास दुनिया को तहस नहस करने वाला आदमी है तो फिर हम लोग डैंकिंगसन की तलाश क्यों ही करें। और इसीलिए जो सेकंड प्रिंस होता है उनके सामने सिर झुकाते हुए कहता है, एंसेस्टर हमारे क्लैन पर एक एविल आदमी ने कब्जा कर लिया है और मैं आशा करता हूँ जो हमारे एंसेस्टर हैं वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर जो एम्परर युन होते हैं वो अपना सर हिलाते हैं और उसे मना कर देते हैं। और फिर तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो उनसे कहता है, पर क्यों, कि आप हमारे सिर्फ एक रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे और आप अपनी पावर के साथ, आपके लिए ये बहुत ज्यादा ही आसान होगा। और तभी एम्परर युन कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है सिर्फ मैं एक एम्परर युन्स का रेमिनेंट हूँ, उनके द्वारा छोड़ा गया हूँ अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्होंने मुझे यहाँ पर आगे का रास्ता दिखाने के लिए छोड़ा है तुम सबको, और मैं यहाँ से नहीं जा सकता और इसीलिए मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद भी नहीं कर सकता। और फिर तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो नाराज होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर तुम क्या कर सकते हो। और जब हाई येंग सेकंड प्रिंस की ये बातें सुनता है तो वो झटके में उसका हाथ खींच लेता है और उससे धीरे से कहता है, मास्टर तुम ज्यादा मत बहको, वो यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन हम उसके साथ फंस गए हैं, वो एक बास है और बेहतर यही होगा कि आप उसे नाराज मत करें और वो हमें कभी भी कीड़ों के जैसे मार सकता है। और जब हाई येंग की बातें सेकंड प्रिंस सुनता है तो वैसे ही उसके हाथ जोड़ने लगता है युन एम्परर के और उनसे कहता है, मुझे माफ कर दो एंसेस्टर, मैं बहक गया था, मैं केवल ये जानना चाहता था कि आप हमारे किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। और फिर तभी जो एम्परर युन होता है वो कहता है, आकाश को पढ़ो और अपने आप को रास्ता दिखाओ और तुम लोग अपने क्वेश्चन को पूछो, मैं उनका आंसर दूंगा। और तभी जो हाई येंग होता है वो तभी सेकंड प्रिंस के रिंग की तरफ पॉइंट करता है अपने हैंड को और तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो एक पेंटिंग को निकालता है जो कि उसके नेशंस की लैंड के ऊपर बनी होती है। और फिर तभी जो सेकंड प्रिंस होता है वो एंसेस्टर से कहता है, एंसेस्टर प्लीज आप मुझे बताइए कि वेस्टर्न लैंड का बेस्ट डैंकिंगसन कहाँ पर है और क्या हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। और फिर तभी जो एम्परर युन होते हैं वो कहते हैं, जो डैंकिंगसन है वो अभी सेंट्रल एरिया में है और तुम लोग उसे स्वर्ड स्टार एम्पायर के इंपीरियल कैपिटल में ढूंढ सकते हो और वो तुम्हारी विश पूरी करेगा। और एम्परर युन के ये सब कुछ बोलने के बाद जो स्टार्स जो उनके आसपास थे वो रुक गए और एक बार फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब उसकी आंखों में डाउट था जिसे वो दोनों लोग नहीं देख पा रहे थे। और फिर सेकंड प्रिंस कहता है, एंसेस्टर क्या आप ये सच कह रहे हो। और फिर जो एंसेस्टर होता है वो कहता है, तुम लोग मुझे एंसेस्टर मत कहो, मैंने देखा है कि तुम लोग हमारे क्लैन के नहीं हो और जो तुम्हारे क्लैन में हुआ है उसके बारे में मुझे पहले से ही पता है, पर मैं सिर्फ एम्परर का रेमिनेंट हूँ और मैं उनके सिर्फ रूल्स को फॉलो कर सकता हूँ और जब तुम एक बार मिस्टिकल आइस को ब्रॉड कर लोगे तो तब मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। और इस टाइम पर जो सेकंड प्रिंस था वो नर्वस हो चुका था और फिर सेकंड प्रिंस दोबारा से पूछता है, एम्परर आखिरकार मैं डैंकिंगसन से कब मिल पाऊंगा। और वो एम्परर कहता है, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, अब मैं इसका आंसर नहीं दूंगा और तुम्हारे लिए अब यही अच्छा होगा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। और ये कहने के बाद जो एम्परर होते हैं वो अपनी कलाई को हिलाते हैं और वैसे एक तूफान आता है, फिर वो लोग वैसे ही एक ग्राउंड पे गिरते हैं बाहर और उनके चारों तरफ पेड़ पौधे और पहाड़ होते हैं। और फिर अब हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और जूफेन की टीम इस समय अपने सेक्ट के सामने वापस आ चुके थे और जीवुये और एल्डर्स उनका बहुत समय से वेट कर रहे थे। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है, हा जीवुये, कितना शानदार स्वागत देख रहा हूँ। और तभी एक आवाज आती है और जो फिंडियन होता है वो एक तोप के गोली की तरह उड़ जाता है और फिर जो फिंडियन होता है वो जाकर एक पत्थर में टकराता है और उस पत्थर में एक आदमी के आकार का छेद हो जाता है। और फिर जो डिसिपल्स होते हैं वो कहते हैं, क्या हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया और आखिरकार ये सेक्ट लीडर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो वापस आते हुए कहता है, क्या तुम एक सेक्ट लीडर हो। हम लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारे सेक्ट की ग्लोरी के लिए और तुम यही उसका रिपे कर रहे हो। और फिर जो जीव
जीव ये होता है वो कहता है 2 महीने पहले तुमने मुझे एक जेट स्लिप भेजा था और उसमें तुमने सिर्फ मुझे ये बताया था कि तुम 2 महीने के बाद वापस आओगे और तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में क्या हुआ उसके बारे में एक भी डिटेल नहीं बताया और तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा परेशान हो चुका था और मैं सही से बैठ भी नहीं पा रहा था और तुम इस किक से भी ज्यादा कई गुना ज्यादा डिजर्व करते हो। और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है ओह सॉरी मैं तो मेंशन करना ही भूल गया। और फिर तभी जीव ये कहता है बुलशिट, आखिरकार तुम ऐसी बिग चीज को कैसे भूल सकते हो और भले ही तुम अपनी विल को लिखना भूल सकते हो पर लेकिन तुम इसे कभी भी नहीं भूलोगे। और दोबारा से जीव ये कहता है क्या हम लोगों ने सब कुछ खो दिया और क्या हम लोग लोअर 3 सेक्ट के भी नीचे आ चुके हैं, क्या इसीलिए तुमने हमें कुछ नहीं बताया। और इस टाइम पर जो यूली और जो सभी डिसिपल्स थे वो लोग अंदर ही अंदर हंस रहे थे और उन्हें इस टाइम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उनके सेक्ट लीडर हैं वो अपने डिसिपल्स के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। और वो लोग कहते हैं जब सेक्ट लीडर को इसके बारे में पता चलेगा तो उसके लाइफ का ये सबसे बड़ा झटका होगा। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो जीवोये से कहता है आखिरकार तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, हम लोगों ने क्या कैसा किया होगा। और फिर जीवोये कहता है थिंक योर एस और ये कहकर जूफेन की तरफ पलट जाता है लेकिन जो जूफेन था वो 2 लड़कियों के साथ सेक्ट के अंदर चला गया। और फिर 2 लेबर्स को बुलाते हुए कहता है इन दोनों लड़कियों को अंदर लेकर जाओ। और फिर तभी जो जीव ये होता है वो गुस्से में कहता है जूफेन आखिरकार तुमसे किसने कहा कि तुम बाहर की लड़कियों को यहाँ ला सकते हो और ये सेक्ट के रूल्स के अगेंस्ट है। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है सबसे ज्यादा क्रेडिट डबल ड्रैगन गैदरिंग में उस बच्चे को मिला और जो वो करना चाहता है उसे करने दो और इसमें वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी जो जीव ये होता है वो कहता है आखिरकार सब कुछ कैसा गया। और फिर दोबारा से जो फिंडियन होता है वो कहता है आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और जब जीव ये सुनता है तो दोबारा से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखों में आग जलने लगती है और वो इस टाइम पर फिंडियन को फोड़ने के लिए रेडी हो चुका था। और फिर तभी जीव ये बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है मोटे यांग तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो अभी के अभी, और अगर तुम ऐसा ही करते हो तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ही सफर कराने वाला हूँ। और फिर जो फिंडियन होता है वो भी कहता है अरे इजी इजी थोड़ा ठंडे हो जाओ मैं तुम्हें सब अच्छे से बताता हूँ। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो उसके कान के पास जाता है और कहता है जीव ये एक्चुअली, और जीव ये कहता है क्या। और जब जीव ये सुनता है तो उसकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या दोबारा से कहना। और फिर जो फिंडियन दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में बन चुके हैं टॉप मिडल 3 सेक्ट और हम लोग अपने साथ 10,000 सेक्रेट स्टोन्स लेकर आए हैं और जो वहाँ पर जितने भी बूढ़े थे वो सब लोग वहाँ पर फ्रीज हो चुके थे इसकी बात सुनकर। और वो लोग कहते हैं जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो लोअर 3 सेक्ट में था और आखिरकार वो इन डिसिपल्स के साथ मिडिल 3 सेक्ट में कैसे आ सकता है, दिस इज इनसेन। और जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।